Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is friction. So in this chapter we will study about the friction, its advantage and disadvantage, and the ways to reduce and increase friction. So let us start with the lecture. Now the first thing is frictional force. कि frictional force होती क्या है? Now if we roll a ball on the ground, we see that after moving to some distance it comes to a rest. It means that there is some force acting on the ball making it to slow down. This is called friction and the related force is called frictional force. तो अगर देखो हम एक बॉल है उसको सिंपली एक रोल करते हैं ग्राउंड पे, तो हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम जो बॉल है वो अपने आप रुक जाती है. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ कोई ना कोई उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. अब वो फोर्स जो उस मूविंग बॉल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, और जो उससे रिलेटेड जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किसके कारण होता है, क्या रीज़न है कि फ्रिक्शन लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. नाउ इफ़ वी ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ वुडन टेबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, you will see that it has irregularities of roughness or and smoothness on the surface. तो आप देखो नीचे एक डायग्राम दिया, उसमें आपको दो ब्लॉक्स दिए हैं. तो आप देखो उन ब्लॉक्स का जो एक एंड है वो थोड़ा जिगजैग दिखा रहे हैं. वो जिगजैग क्यों दिखाया? बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो जो उसकी सरफेस होती है उस पर इरेगुलरिटीज़ मिलती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस नहीं होती. ठीक है, तो अगर हम एक वुडन बॉक्स को या किसी भी ऐसे चीज़ को तो थोड़ा रफ हो, उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो वो कुछ ऐसा सही दिखाई देगा. ठीक है. नाउ व्हेन अ बॉडी सरफेस मूव्स ऑन अनदर बॉडी सरफेस, दीज इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, दस स्लो डाउन द मोशन. तो जब देखो ये दोनों बॉक्सेस हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर सरफेस पे इनको ड्रैग करेंगे या मूव करेंगे तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है ये क्या होंगी, आपस में फंसेंगी. और जब ये फंसेंगी तो इनको ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई और फोर्स लगाएंगे. ठीक. तो जो ये फंसती हैं उसके कारण जो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही है, दैट फोर्स इज़ नॉन एज फ्रिक्शन. और ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये कारण होती हैं कि फ्रिक्शन लगता है दो सरफेसिस के बीच में. ठीक. और नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है? तो बेसिकली फ्रिक्शन को हम मेनली तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकेंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. तो फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट इन टू नॉन मूविंग सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. कि स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है? कि जो दो नॉन मूविंग सरफेस के बीच में लग रहा होता है. कि जैसे एक बॉक्स है वो एक टेबल पे रखा है तो उस टाइम पे उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक. इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. इन सच टाइप ऑफ सरफेस one needs to apply some initial force to move those stationary object. such initial force is known as static friction. ठीक. तो अगर एक बॉक्स रखा है वो मूव नहीं कर रहा, अगर हमने उसको मूव करवाना है तो हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करवाने के लिए. तो जो फोर्स हम उस पर लगाएंगे ताकि वो मूव होने लगे, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. ठीक. और नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेम से ही पता लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है. वो फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन प्ले करेगा या फ्रिक्शन जो है वो लगेगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? नेम से ये भी नेम से पता लग रहा है इसका भी कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल कर रही है तो उस टाइम पे उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक. तो बेसिकली तीन टाइप के फ्रिक्शन है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन. और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. ठीक. नाउ द नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इन एयर एंड फ्लूइड्स. जो एयर और फ्लूइड्स है, एयर और वाटर बेसिकली, तो एयर और वाटर या एयर और लिक्विड जो है उसमें भी फ्रिक्शन लगता है. जैसे जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें फ्रिक्शन लगता है, हमें पता है. बट जब एक कोई चीज़ अगर हवा में चल रही है तो उस पर जो एयर है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाती है. और उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है उनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन किया जाता है. स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से थोड़ी शार्प बॉडीज़ होती हैं, लाइक एरोप्लेन है या जो बर्ड है. ठीक है, तो इनकी जो बॉडीज़ होती है वो थोड़ी सी आगे से शार्प बनाई जाती हैं या शार्प होती हैं बेसिकली. स्ट्रीमलाइन फ्लो के कारण क्या होता है कि वो ईजिली एयर में से या फ्लूइड में से पास कर जाते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं फ्रिक्शन के.
और द फर्स्ट इज फ्रिक्शन वियर आउट द रबिंग सरफेसेस। अब दो सरफेस अगर आपस में रब होती हैं तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि वो सरफेस घिसना शुरू कर देती है। जैसे हम एग्जांपल लें तो रोड है, ठीक है, रोड और हमारे शूज़ जो होते हैं उसके सोल, तो जब हम चलते हैं तो हमारे शूज़ जो है उनके सोल जो रोड के साथ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम जो सोल हैं वो ख़राब हो जाते हैं शूज़ के या फिर स्लीपर्स के। ठीक, अब वो ख़राब क्यों हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और सेकेंड इज़ फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन से एनर्जी वेस्ट होती है? उसका देखो रीज़न क्या है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जितना फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, हमारा वो जो फोर्स है वो बच जाया करेगा। बट ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है चलने के लिए, सो दैट कि हम फ्रिक्शन को ओवरकम भी करें और उसके बाद हम आगे भी मूव कर सकें। ठीक, तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारी एनर्जी को रिड्यूस करता है। अगर आप देखो, अगर जिस जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वहाँ पे आपको चलने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। ठीक, नाउ द थर्ड इज़ फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जो फ्रिक्शन है उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे मशीन्स है, मशीन आपस में क्या करती हैं, जब चलती हैं तो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो चलते चलते क्या होते हैं, हीटअप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एक फ़ैन की बात करें तो फ़ैन मूव करता है, बट बिकॉज ऑफ फ़ैन के आसपास एयर होती है जिसके कारण आप देखोगे तो फ़ैन है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। या फिर जो टायर्स होते हैं बाइक के या कार के, आप देखोगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आप कार ड्राइव करके आ रहे हो तो जो कार के टायर्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। वो भी रीज़न है कि फ्रिक्शन के कारण ही गर्म हुए हैं। ठीक, तो जो हीट है वो भी प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन, जो कि सही नहीं है। और नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं फ्रिक्शन के? इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द सोल ऑफ शूज़ और अ हील ऑफ आवर फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे चलने में हेल्प करता है। हमारे अगर चलना है तो उसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो अपोजिंग फोर्स है ना जो कि हमें रोकता है बेसिकली। बट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अपने आप को भी रोक नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज इफ़ देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द रोड, व्हीकल वुड नॉट इवन रन ऑन द रोड। जैसे हमें चलने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है, वैसे कार्स जो है उनको मूव करने के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द ब्रेक्स ऑफ साइकिल और कार ऑल्सो वर्क बाय फ्रिक्शन। अब ब्रेक्स में क्या आप देखते हो, जब आप ब्रेक प्रेस करते हो, ब्रेक दबाते हो, आप ब्रेक लगाते हो बाइक या स्कूटर मोटरसाइकिल किसी की भी, तो आप देखते हो उसमें अगर फिनोमेना पता आपको ब्रेक का, तो ब्रेक बेसिकली एक ड्रम के अंदर लगी होती है जिसके आसपास टायर बन लगा होता है। वो ड्रम में क्या करते हैं, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ड्रम में अंदर ब्रेक शू होते हैं जो कि उस ड्रम को फोर्स करते हैं रुकने के लिए। और वहाँ पे फ्रिक्शन अगर नहीं लगेगी, वो ड्रम के अंदर जो ब्रेक शू है वो स्लिप होते रहेंगे, तो जो कार या मोटरसाइकिल है वो नहीं रुकती। तो जो ब्रेक्स हैं वो भी फ्रिक्शन पे ही बेस्ड फिनोमेना के थ्रू वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन स्ट्राइकिंग अ मैस्टिक ऑन इट्स रेड फॉस्फोरस स्ट्रिप, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द स्टिक टू सच एन एक्सटेंट दैट द रेड फॉस्फोरस इन इट कैचेस फायर। तो जब आप माचिस ही चलाते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, जो माचिस मैस्टिक होती है वो आप जो रेड फॉस्फोरस की एक स्ट्रिप बनी होती है उस मैच बॉक्स के साइड पे, जब आप उस पर स्ट्राइक करते हो तो फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जो कि उस मैस्टिक को जलने में हेल्प करती है। ठीक, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन मेक्स इट पॉसिबल टू यूज़ फॉर अस टू राइट ऑन पेपर। हमने पेपर पे अगर लिखना है तो उसके लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो जो पेन है वो पेपर के ऊपर स्लिप करता जाएगा। ठीक, तो अगर फ्रिक्शन है दैट्स वाई हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं होती तो हम लिख भी नहीं पाते। तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं कि फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या हैं। ठीक, नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी करना पड़ता है कि हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए। ठीक, किसी चीज़ को करने के लिए हमें फ्रिक्शन ज़रूरी हो जाता है, तो हम उस टाइम पे फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज़ करेंगे? तो देखो हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ जिमनास्ट एंड रेसलर्स अप्लाई डस्ट और अदर कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड फॉर अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। तो क्या करते हैं, जो जिमनास्ट होते हैं या फिर जो रेसलर्स होते हैं वो ग्रिप अच्छी करने के लिए अपने हाथ पे कुछ डस्ट या फिर कुछ रफ सब्सटेंस लगा लेते हैं सो दैट उनकी ग्रिप अच्छी हो। ठीक, और नेक्स्ट इज द टायर्स ऑफ व्हीकल हैव grooves on their surface in a different pattern and design that increases their friction with a road to control the speed।
तो जो बाइक या स्कूटर मोटरसाइकिल के टायर्स होते हैं आप देखते हो उस पर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बने होते हैं। वो डिज़ाइन बेसिकली क्यों बने? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर वो डिज़ाइन नहीं होंगे, बिल्कुल स्मूथ टायर होगा तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा नहीं, बहुत स्मूथ होगा सरफेस, तो वहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम फ्रिक्शन बनाने के लिए जो टायर्स हैं उन पर डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं जिनको हम ग्रूव्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेड्स भी बोलते हैं उनको। नेक्स्ट इज द सोल ऑफ शूज़ ऑफ एथलीट प्लेयर एंड माउंटेनियर्स हैव स्पेशलाइज स्पाइक्स टू इंक्रीज देयर फ्रिक्शन प्रिवेंटिंग स्लिपिंग। मैंने आपको जो लाइव सेशन था उसमें बताया था कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनके जो जूते होते हैं ना, उनके सोल्स में स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है, कीले टाइप से लगी होती हैं। उनका क्या रीज़न है? ताकि वो अच्छी ग्रिप बने, ग्राउंड में वो फिसले ना। अदरवाइज़ ग्रास के ऊपर अगर आप नॉर्मल शूज़ पहन के भागोगे तो फिसलने का डर होता है, बट स्पाइक्स जो ग्रास पे ज़्यादा फिसलती नहीं है। नेक्स्ट इज सैंड एंड ग्रेवल्स आर स्ट्रीवन ऑन वेट एंड स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट इंक्रीजेज फ्रिक्शन मेकिंग ईजियर फॉर अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। तो जब बारिश जब ज़्यादा होती है तो आप देखते हो अगर ज़्यादा स्लिपरी कोई लेवल है तो उस पर सैंड वगैरह फेंक की जाती है। रीज़न क्या है? बिकॉज सैंड से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो हम उस स्लिपरी सरफेस पे स्लिप नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हम उस पर नॉर्मली वैसे चलने की ट्राई करें तो स्लिप होने के चांसेस होते हैं, ठीक। दैट्स वाई जो सैंड वगैरह है वो भी फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब जैसे हमें समटाइम्स फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होता है, बट किसी किसी एरिया में ऐसा होता है कि हमें फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम उस फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे? सो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। नाउ द फर्स्ट इज़ पॉलिशिंग। पॉलिशिंग करने से क्या होता है? स्मूथनेस आ जाती है। आप देखते हो जो पॉलिश किए जाती हैं चीज़ें, लाइक अगर आप घर के फर्नीचर ही देख लो तो उन पर पॉलिश की जाती है। आप पॉलिश करने के बाद देखोगे कि काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिशिंग से क्या होता है? जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है, जिसके कारण फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, ठीक। नेक्स्ट इज़ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है लुब्रिकेंट का यूज़ करके फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। सो अ लुब्रिकेंट इज़ अ सिल्की सब्सटेंस विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ सरफेस रिड्यूसेस फ्रिक्शन बाय फिलिंग अप द रिट्स और डेंट ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि रफनेस होती है सरफेस पे, बट जब हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं तो वो उस रफनेस को ख़त्म कर देता है, स्मूथ कर देता है, जिसके कारण फ्रिक्शन जो है वो लगनी कम हो जाती है, ठीक। इसमें ग्रेफाइट, ऑयल, ग्रीस, ये सारे जो है ये एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ सोप सोल्यूशन। अब सोप सोल्यूशन कैसे हेल्प करता है? आपको पता है कि सोप सोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा स्लिपरी होता है। अगर ज़मीन पे कहीं गिरा हो सर्फ का पानी या फिर जो सोप सोल्यूशन जो है वो गिरा हो, तो अगर आप उस पर चलने की ट्राई करोगे तो गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, आपके फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली फिसलते हम क्यों हैं? जब फ्रिक्शन ना हो, ठीक। तो जो सोप सोल्यूशन है वो भी फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब टाइल्स वगैरह लगती हैं तो जब वो वर्कर है वो टाइल काटता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स और मशीन, जब टाइल काटता है तो उस टाइल के काटते टाइम क्या करता है? पानी डालता है साथ साथ। उसका रीज़न क्या है? सो दैट जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी ख़त्म हो जाए, एंड सेकंड क्या है, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, ठीक। और नेक्स्ट इज़ अब कैसे फ्रिक्शन कम हो गया? फाइन पाउडर से। फाइन पाउडर जैसे आपने देखा होगा, हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम उस पर जो टाल्कम पाउडर है वो डाल लेते हैं, सो दैट फ्रिक्शन कम हो जाए और स्ट्राइकर ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सके, ठीक। और इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट का भी फाइन पाउडर्स की फॉर्म में मिलते हैं, जो कि हम मशीन्स या किसी और जो टूल्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, सो दैट वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो थोड़ी कम लगे। और ग्रेफाइट अकेला ऐसा लुब्रिकेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है, मतलब पाउडरी फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक। बाकी और जितने लुब्रिकेंट्स हैं वो सारे ऑयली फॉर्म में या फिर ग्रीस वाली स्ट्रक्चर मिलते हैं, बट सॉलिड नहीं होते। ग्रेफाइट अकेला ऐसा लुब्रिकेंट है जो कि सॉलिड भी है, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेरिंग्स। सो मैं देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो कहीं पे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में स्लाइड कर रहे हैं, लाइक आपने एक हैवी बॉक्स रखा, उसको आपने धक्का मारना शुरू किया, वो स्लाइड करेगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है ज़्यादा। बट अगर आप उसी हैवी बॉक्स के नीचे 4 व्हील्स लगा लोगे तो उससे क्या होगा? हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन कम है, तो आप उस बॉक्स को ईजिली पुश कर सकते हो, ठीक। तो वहाँ से हमने क्या देखा कि अगर मैं हम व्हील्स या फिर बॉल बेरिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ व्हील्स, जो कि बड़े बड़े मशीन्स में लगता है, जहाँ पे स्लाइडिंग की जगह हम रोलिंग यूज़ करेंगे, ठीक। बॉल बेरिंग भी एक कह सकते हो कि पार्ट होता है मशीन्स का, जहाँ पे
फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम रोलिंग का यूज़ करना शुरू करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं व्हील्स और बॉल बेरिंग्स जो होते हैं उनसे हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम देखते हैं जो सूटकेस होते हैं, ठीक, जब हम ट्रैवल करते हैं तो पहले सूटकेस आते थे तो उनको उठाना पड़ता था, बट अब आजकल जो है वो आते हैं जिनमें नीचे टायर्स लगे होते हैं, जिनको आप इजीली रोल करके ले जा सकते हो, चाहे वो जितना मर्जी हैवी सूटकेस है। ठीक, और द नेक्स्ट इज स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग क्या है? स्टार्टिंग में मैंने भी आपको चीज़ बताई। स्ट्रीम लाइनिंग होता है कि ऐसी शेप बॉडी की जब वो आगे से थोड़ा शार्प हो। जब वो आगे से शार्प होगा तो अगर वो एयर में या वाटर में जब मूव कर रहा है तो वो क्या करता है, वो एयर और वाटर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बॉडी के अराउंड, बिकॉज आगे से तो वो शार्प है तो वो ईजिली आगे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक, अभी स्ट्रीमलाइन शेप किस किस की होती है? बर्ड्स की होती है, फिश की होती है, बोट्स बनाई जाती हैं, एरोप्लेन्स बनाई जाती हैं, या फिर जो सबमरीन्स है, इन सब की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है। ठीक, इससे करने से क्या होता है, जो एयर और वाटर में अगर वो मूव करेंगी तो एयर और वाटर उन पर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा पाएंगे और एक ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। ठीक, सो ये था आपका फ्रिक्शन चैप्टर, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।